गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज मैं और सबीन बलूचिस्तान के रंग में रंगे हुए हैं। हमने सोचा कि क्यों ना जब हम सकाफत की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली आपको प्रेजेंट करें। एग्जैक्टली तो ये खूबसूरत सी बलोची शॉल्स इस वक्त हमने ओढ़ी हैं जो कि बलूचिस्तान से हमें रिसीव हुई हैं। बड़ा प्यारा गिफ्ट। देखिए ये वो कल्चर हमारा जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तानियत को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं, आप सबका प्यार होता है। सो ये हमें जी रिसीव हुई और आज हमने ये शॉल्स ओढ़ी हैं। और बलूचिस्तान की ये जो शॉल्स हैं इसके बारे में आप सब जानते हैं। ये सिर्फ शॉल्स नहीं है, ये वहाँ का कल्चर है। बिल्कुल। जब भी ये शॉल आपको आप कहीं पर भी किसी को ओढ़े देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये बलूचिस्तान से है, तो ये बलूचिस्तान की पहचान है। एब्सोल्युटली। देखें कि वहाँ के लोकल जो आर्टिजन्स हैं उनका रोज़गार जुड़ा है इस काम से। वहाँ पर ख़वातीन, वहाँ पे मर्द बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से बलूचिस्तान में ऐसी शॉल्स बना रहे होते हैं। ये स्पेसिफिकली हमें ज़ोब से आई और ज़रा जैसे जैसे आप डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं तो उसमें काम थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो जाता है। कोई बिल्कुल खद्दर के उस पर हैंडमेड, कोई बिल्कुल ही डिफरेंट एक फैब्रिक में, कोई वेलवेट पे। अच्छा, वैसे अभी जो हम दोनों ने फैब्रिक ओढ़ा है शुएब, इसकी बात करें तो मेरे पास जो है वो खद्दर है और आपके पास जो है वो वेलवेट है। और ये दोनों देखने में बहुत डिफरेंट लगे। मैं वैरायटी की बात कर रही हूँ कि देखिए डिजाइन एक है, लेकिन जब आप देखेंगे इसको तो ये दोनों बहुत डिफरेंट फैब्रिक हैं और देखने में भी बड़ी डिफरेंट लगेंगी। लेकिन पैटर्न ऐसा, डिजाइन ऐसा, कलर्स ऐसे और इसके अंदर प्यार ऐसा, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतनी नफासत से इसको बनाया जाता है कि वो वैसे ही देख के लगता है कि बलूचिस्तान से है, बलूची शॉल है और बलूचिस्तान की पहचान है। और अब हम देखते हैं सबीन के ये शॉल्स इंटरनेशनली भी डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह से इसको अब ओढ़ा जा रहा है। तो फैशन की वॉक्स पे भी हम देखते हैं कुछ लोगों ने इसको कैरी किया होता है। और आप ये देखें जिस तरह आपकी शॉल पे सबीन हम देख रहे हैं कि रेड कलर थोड़ा ज्यादा उसमें नजर आ रहा है, रेड एंड येलो, राइट। इसमें थोड़ा ग्रीन का टच ज्यादा है। तो आप ये देखें कि जो भी आपने आउटफिट चूज किया, इफ इट्स ब्लैक तो फिर तो वैसे ही आप कैरी कर सकते हैं कोई शॉल भी, लेकिन अदरवाइज अगर आपने सॉलिड ग्रीन पहना है तो आप इसके साथ ये कैरी कर सकते हैं। अगर कोई रेड है, रेड के साथ ये कैरी किया जा सकता है, इवन ग्रीन के साथ। तो आप किसी भी कलर के साथ, येलो के साथ बहुत अच्छा। ये देखिए बात सारी होती है कैरी करने की। देन अगेन कलर्स ऐसे, खूबसूरती ऐसी है कि अब वैसे ही बहुत ही खूबसूरत लगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम जो मेंशन करना चाहेंगे कि देखिए सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को शॉल्स लेते हुए देखती भी हूँ और बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस इलाके की चीज़ है बस वहीं पर इस्तेमाल की जाएगी। हम हर इलाके को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। सो जितनी मेहनत से इसको बनाया जाता है, जैसा शुएब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लोगों के रोजगार इससे देखिए वहाँ के आर्टिजन्स हैं, उनके रोजगार जुड़ा है इससे, वो काम करें। ख़वातीन स्पेशली बहुत ज़्यादा काम करें बिकॉज बहुत मेहनत से ये शॉल्स तैयार होती हैं, इसमें बड़ा वक्त लग रहा होता है। और वैसे भी हम जब कहते हैं ना कि अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के जो आर्टिजन्स उनको सपोर्ट करें, दिस इज़ वन ऑफ आवर वे कि हम कैसे शोकेस कर सकें, कैसे नाज़रीन तक पहुंचा सकें इसको। और हमने यही कोशिश की है। बड़े मजे की बात यह है कि ये बहुत गर्म शॉल है। अक्सर जब मैं इधर यहाँ हमारे स्टूडियो में आती हूँ तो मेरा शोर सबसे ज्यादा होता है कि एसी कम करो। बिकॉज हमें एक टेम्परेचर जो है वो लाइट्स, कैमरा, इक्विपमेंट की वजह से ज़ाहिर है उसको मेंटेन करना पड़ रहा होता है। तो ऐसे में जब आज मैं एंटर हुई हूँ शॉल के साथ तो मैंने ये नहीं कहा कि एसी कम करो। ये आपकी शोर बंद करने के लिए क्या पता किसी ने ये कोशिश की हो। ये भी है, हो सकता है, लेकिन वो ऑफ एयर होता है वैसे। लेकिन हो सकता है कि आपने पैगाम पहुंचा दिया हो कि सबीन शोर बहुत मचाती है इस मामले पे, तो गर्म शॉल हाँ, गर्म शॉल जरूरी है। एनीवेज हमने आज तो कोशिश की है बलूचिस्तान की इस शॉल से मुतालिक। हम कोशिश करेंगे आइंदा किसी और दिन में आपके इलाके की कोई ऐसी चीज़ जो कि पहचान आपके खास इलाके की ही है वो आपके सामने रखें, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखें। आप व्हाट्सएप कीजिएगा एंड विल मेक इट हैपन इंशाल्लाह। अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक के जाने, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दीगर मेहमानों से आपकी मुलाकात करेंगे उनसे उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक बात रही है हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझ
क्या कर रहा हूँ? सेट कर रहा हूँ खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो? वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2 फरवरी 2026 से मुल्क भर में 2026 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम उसका आगाज़ होने जा रहा है, जिसका मकसद है कि 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। अब ये मुहिम पहली मुहिम है। अगर हम 2025 की बात करें, शुएब कितने केसेस रिपोर्ट हुए? 31 केसेस रिपोर्ट हुए 2025 में, जिसमें केपी भी है, जिसमें पंजाब भी और सिंध भी है। तो आज हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या वजह है कि हम अभी तक उस पर उस तरीके से काबू नहीं पा रहे। क्योंकि ज़रा एक तो चीज़ हमारे सामने बिल्कुल होती है कि जब तक पूरी दुनिया में कोई एक केस भी रहेगा तब तक ज़्यादा ख़तरा रहेगा। और जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, ज़रा इसको हम सिर्फ पाकिस्तान के तौर पे नहीं देख सकते, बिकॉज हमें देखना है कि हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क अफगानिस्तान चूँकि वहाँ पर भी है और ये 2 ही मुल्क हैं जहाँ पर पोलियो केसेस हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हम किस तरह से इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदादे पोलियो डॉक्टर इसरारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। 31 केसेस, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट हुए और क्या हम फिर ट्रैक करते हैं कि जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये कौन से स्पेसिफिक इलाके थे, यहाँ पे क्या डिनाइल था, क्या वजह थी? थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो। सबसे पहले तो 31 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में, जिस तरह से हम ऑफ ईयर भी डिस्कशन कर रहे थे, 28 केसेस हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 9 सिंध से हैं, एक हमारे पास पंजाब से है और एक गिलगित बल्तिस्तान से है। पिछले साल के मुताबिक ये केसेस की शरह तो कम है, क्योंकि हमारे पास 74 केसेस थे, अब 31 हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 31 बच्चे जो हैं वो माजूरी का शिकार हो गए हैं।
आपने जिस तरह कहा, ऑफ कोर्स हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसको नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोविंसेस में प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं और हमारे वर्कर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में है। तो डेफिनेटली जो केस रिपोर्ट होता है वो उन्हीं के थ्रू रिपोर्ट होता है और फिर हम NIH में इसको एनालाइज करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है हमारा, और उधर से ही फिर हम उसकी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हम उनके घरों में इर्द गिर्द के माहौल में सैम्पलिंग भी करते हैं एंड एट द सेम टाइम हम बच्चों की जो वैक्सीनेशन स्टेटस है उसको भी देखते हैं। जहाँ तक डिनाइल का चक्कर है तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक दो ही रीजन्स, दो ही कंट्रीज़ हैं जिसको हम एक ही रीजन कंसिडर करते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को साइंटिफिकली। तो उसमें है और उसमें डेफिनेटली मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, डिनाइल है और इसके अलावा बच्चों में रूटीन इम्यूनाइजेशन का ना लगना है। तो बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। जी अच्छा, इस साल के अगर प्लान की बात करें तो किस किस तरह से आपकी टीम्स जाएंगी और किस किस तरह से ये मुहिम इसका आगाज़ होगा? जी देखिए, हमें तो जब आप लोगों के घरों पे भी टीम्स आती होंगी, आपके घरों में भी बच्चों को वैक्सीन पिलाती होगी, ये हमें बाहर से तो एक बहुत छोटा सा फेल नज़र आता है कि बस ये एक टीम आई, आपके घर पे दस्तक दी और 2 कतरे दिए। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है उसमें पहला घर गिलगित बल्तिस्तान से लेके आखिरी घर कराची तक, ये हम एक पूरी एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें 4.5 करोड़, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसकी टोटल पॉपुलेशन 4.5 करोड़ नहीं है, 4.5 करोड़ प्लस बच्चों को हम वैक्सीनेट करते हैं और हमारे पास 4 लाख प्लस वर्कर्स हैं जो घर घर जाते हैं। तो हर साल की तरह ऑफ कोर्स ये हमारा पहली कैंपेन है, इसको हम लो सीज़न कहते हैं। ये वो वाला सीज़न है जिसमें पोलियो की ट्रांसमिशन कम हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हिट कर सकते हैं। सर्दी में इसकी ट्रांसमिशन कम हो जाती है, तो इसलिए फरवरी से जो कैंपेन जा रही है उसमें हम तकरीबन 4.5 करोड़ प्लस बच्चों को, जो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, उसमें हम टारगेट करने जा रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के तौर पे मना रहे हैं। जी ओके, मैं फिर सर वहीं पर आऊँगा। जो केसेस चूँकि ज़्यादा देखें KP में रिपोर्ट हुए हैं, स्पेसिफिकली हम कुछ इलाकों की बात करते हैं, पॉकेट्स होती हैं जहाँ से हमें केसेस नज़र आ भी रहे होते हैं और फॉर श्योर उसमें एक बड़ा फैक्टर डिनाइल का है और जिस पर हमने काम भी किया है, ज़रा मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जब हम ये बात करते हैं कि जिस जगह पे केस रिपोर्ट हो गया, फिर हम पूरा एक मैकेनिज़्म है हमारा, हम चेक करते हैं अच्छा क्या इशू हुआ होगा, क्या फिर हम उस इलाके के लिए क्या कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, कोई नई स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं कि अच्छा अब इस इलाके में हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको लेकर चलना है, कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर तौर पर अवेयरनेस देनी है, उनको ऑन बोर्ड लेना है ताकि हम ये ख़त्म कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे पुराना पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम है, 1994 से चल रहा है। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारी पहली बच्ची जिसको हमने वैक्सीनेट किया था वो मोहतरमा आसफा भुट्टो थी। सो नाउ शी इज़ माशाल्लाह वन ऑफ द लीडिंग, जो आप कह सकते हैं हमारी पॉलिटिशियन है। इसी तरह आप देख लें कि ये प्रोग्राम 30 ईयर्स से चलता आ रहा है। सो कम्युनिटी में फटीग आ जाता है कि ये कब ख़त्म होगा। कम्युनिटी को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम ये 0 पे लेके जा रहे हैं, तो इवन 1 केस फॉर अस इज़ नॉट जॉब डन। तो इसलिए हम, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, तो हम उसको सोशल बिहेवियरल चेंज कहते हैं। हम ये कहते हैं कि उस इलाके के लिए स्पेसिफिकली फिर प्लान करते हैं कि कैसे कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी एल्डर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, रिलीजियस सपोर्ट को, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर डेफिनेटली जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्स नॉर्मल कैंपेन से डिफरेंट होता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके लिए हमारी स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी होती है। इसी वजह से फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ से फिर केस आगे नहीं बढ़ते, वहाँ पे रुक जाते हैं। तो लेकिन जब आ जाता है तो डेफिनेटली द प्रोग्राम हैज़ टू रिस्पॉन्ड। तो ओवरऑल हम जो है ना, हमारी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बड़ी डायनामिक होती है। जगह यानी प्लेस टू प्लेस ज्योग्राफी, कल्चर मैटर करता है। और वो शायद इसीलिए भी कि आपने बताया कि जो पिछले साल से केसेस थे वो कम रिपोर्ट हुए हैं इस साल, लेकिन सवाल दोबारा वही है अगर रिफ्यूज़ल होता है तो आप लोग क्या करते हैं? आई मीन ठीक है, वे बिहेवियर चेंज की तरफ जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करते हैं और आई थिंक ये सबसे रिलीजियस स्कॉलर्स को करते हैं। आई मीन ये सबसे ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि लोग एहतराम करते हैं उनका, उनकी राय का एहतराम होता है बहुत ज़्यादा। बट द पॉइंट इज़, क्या कितनी दफ़ा जाया जाता है दोबारा उस घर में, कितनी मरतबा उसको ट्रैक किया जाता है, या फिर अगर बार बार रिफ्यूज़ल हो तो उसको छोड़ दिया जाता है?
नहीं जी, ऐसा हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम सबसे पहले तो देखें, फ्रंट लाइन वर्कर घर पे जाती है तो फ्रंट लाइन वर्कर नॉक करती है, अगर उसको रिफ्यूज़ल आता है तो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एरिया इंचार्ज कहते हैं। एरिया इंचार्ज, फिर फ्रंट लाइन वर्कर और हमारी रिफ्यूज़ल कन्वर्जन कमेटीज़ होती हैं जो कि इवन मोहल्ला लेवल, स्ट्रीट लेवल के ऊपर होती है। उस रिफ्यूज़ल कन्वर्जन कमेटी में उस मोहल्ले या उस स्ट्रीट का इन्फ्लुएंसर हमारे पास होता है और उसमें साथ साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी जगहों पे जो असातिज़ा कराम हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वहाँ पे स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, मस्जिद के इमाम हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं या हेड मास्टर हैं स्कूल के। इसी तरह अगर फीमेल रिफ्यूज़ कर रही हैं तो हमें फीमेल मदारिस से जो है एक टीम होती है पूरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ मेक श्योर की जाती है। आप उनका ख्याल रखें जितना भी रख सकते हैं, और अगर ठीक है घर नहीं बिठा सकते, पानी नहीं पूछ सकते, सारी चीजें अपनी लिमिटेशंस जो भी हैं रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं। इस तरह से धुतकार के आप वापस मत भेजें और रिस्पेक्ट करें वो जो भी बात कर रही हैं। सिर्फ ये माइंड में रखें कि वो कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं और ये वाकई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं। मैं वेदर कंडीशंस के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ। इसमें हमने देखा स्पेशली चूंकि ये मौसम ऐसा है, पहाड़ की चोटी पे अगर कोई घर है और एक घर है वहाँ पर एक बच्चा है तो उसको पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलवाने के लिए भी वो पोलियो वर्कर वहाँ पहुँचते हैं। और ऐसे बहुत से विजुअल्स हमने कई सालों से देखे हैं, स्पेशली जब अब बर्फ़ को क्रॉस करके जा रहे होते हैं। सर ऐसे में एक चीज़ और भी है, अभी तो देखें हम बात कर रहे थे, ठीक है सिक्योरिटी के कंसर्न्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगेन रिफ्यूज़ल्स, डिनाइल्स इंपॉर्टेंट हैं। हम ये भी देखते हैं कि शहरों में पढ़े लिखे लोग, अवेयर जिन लोग, वो भी कहते हैं नहीं आज रहने दो, हमें पिछली वैक्सीन करवा दी थी, अरे आज रहने दो, आज तबीयत डाउन है इसकी, आज मेरा बच्चा खांस है, आज रहने दो। एक और मामला, सोया हुआ है, हम नहीं उठा सकते इसको, बहुत मम्मी डैडी बच्चा है, नहीं उठेगा, रोएगा, तंग करेगा, उस चक्कर में पोलियो वैक्सीन नहीं पिलवाते। जी देखिए, हमें इसको इस तरह समझना पड़ेगा कि हम तकरीबन एवरी 6 वीक्स एक कैंपेन करते हैं। हम साल में 5 से 6 कैंपेन्स करते हैं। ये है ओरोफिकल डिजीज़, ठीक है जी, ये आपके मुंह से आपके गट तक जाती है और फिर इंसान के फुजला से फैलती है। तो आप इसको इस तरह देख लें कि हम 6 वीक्स में एक दफ़ा आते हैं, जबकि जब आपके माहौलियाती नमूने में अगर पोलियो हो तो वो डेली आपके बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हर 6 वीक्स बाद उसको जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये भी हम बहुत लेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी 4 वीक्स हमें करना चाहिए। सही। लेकिन बिकॉज द कम्युनिटी इज सो टायर्ड, अब मैंने जिस तरह कम्युनिटी फटीग्ड है, उनको ये बात समझनी होगी कि हर दिन उनका बच्चा इस वक्त पोलियो के सामने लड़ रहा है, ठीक है जी, एक्सपोज्ड है जिस तरह आपने कहा। अब उसको वैक्सीन कब देते हैं तो वही वाली डोज वाली बात है कि हमें एटलीस्ट उनको 5 to 6 डोजेस कम से कम ईयर देने पड़ते हैं टू एराडिकेट, क्योंकि हम चाहते हैं कि यही वैक्सीन वायरस उसी तरीके से फैले जिस तरह से आपका वाइल्ड वायरस फैल रहा है, ताकि बच्चे महफूज हों, ना कि वाइल्ड वायरस के थ्रू जो है ना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है ना, वो पैरालाइज हो जाए। तो ये उनको समझना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे वो वायरस, अगर स्कूल जाते हैं बच्चों के साथ हाथ मिलाते हैं, मैले हाथ, गंदा पानी वो पीते हैं, जिस तरह बाहर मोहल्ले में, जिस तरह हम भी बचपन में मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे, अक्सर गेंद जाके नाली में, उसी गेंद के साथ फिर वो बच्चे खेलते हैं। तो डेली बेसिस पे आपका बच्चा एक्सपोज हो रहा है। तो इसके लिए ये 6 वीक्स की डोज ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टिल द एज ऑफ 5 years एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। क्या हॉटस्पॉट भी हैं हमारे पास पोलियो को लेके इलाकों की निस्बत से कि अच्छा ये एरिया है बिकॉज यहाँ के सैंपल में पाया गया है, ऐसे कोई हॉटस्पॉट एरियाज हमारे पास? जी, हम उसको अपने उसमें कोर रिजर्वॉयर्स कहते हैं। कोर रिजर्वॉयर वो जगह होती है जो कि सिर्फ वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तो उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास साउथ खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें 7 अजला हैं साउथ खैबर पख्तूनख्वा के, बनू डिवीज़न और DI खान डिवीज़न उसमें आ जाता है। फिर आप ऊपर आ जाएँ तो पेशावर खैबर ब्लॉक हम कहते हैं, ठीक है जी। फिर पंजाब की तरफ आ जाएँ तो लाहौर रावलपिंडी हमारे पास एक चैलेंजिंग रीजन है। फिर आप सिंध की तरफ आ जाएँ तो कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कोर रिजर्वॉयर्स हैं, और क्वेटा की तरफ आ जाएँ तो क्वेटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला और चमन, ये इसको हम क्वेटा ब्लॉक कहते हैं। तो ये हमारे कोर रिजर्वॉयर्स हैं इस वक्त। और अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास वायरस ट्रांसमिशन हो जाती है तो फिर हमारे पास सेंट्रल पाकिस्तान का बेल्ट, जिसमें बलूचिस्तान, पंजाब और ऊपर की तरफ सिंध का एरिया आ जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली कोर रिजर्वॉयर्स हैं जी। ओके। और ऐसे में ज़ाहिर जब हम ख़त्म करने की बात करते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक हम एक बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज जो ट्रांसमिशन है वो बाय ह्यूमन ही है। ऐसे ही है। और इसमें जो कि आपने कहा कि अफगानिस्तान से कोऑर्डिनेशन भी आपकी हो रही है और वहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि काम हो रहा है, तो वहाँ पर केसेस से मुतालिक अगर आप कुछ शेयर भी कर सकें कि वहाँ पे इस वक्त क्या है उसकी ग्रेविटी?
इस वक्त उनके अफगानिस्तान के 10 केसेस हैं और वो एट द सेम टाइम वो जो वायरस की ट्रांसमिशन है वो बेसिकली अक्रॉस बॉर्डर हो रही है। उस उधर से इधर भी आ रहा है, इधर से उधर भी जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब वही वाली बात है रीजन कि अगर हम इसको ज्योग्राफी कल्चर एज अ कंट्री तो हम देखते हैं, लेकिन जब हम एक साइंटिफिक व्यू से देखते हैं तो वी कॉल इट वन एपिडेमियोलॉजिकल। बिल्कुल ठीक है कि वही एक रीजन है हाँ जी जो मुतासिर हो रहा है। एग्जैक्टली सर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस वक्त लोगों को मैसेज दें कि किस तरीके से उन्होंने कॉपरेट करना है, अपने बच्चों को कतरे पिलाने हैं और उनको पोलियो से महफूज रखना है। वो आपके कैमरे सामने। सबसे पहले तो पीटीवी का बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत टेक्निकल सवालात किए और मैं अपनी जितनी भी पेरेंट्स हैं राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू देम एज अ डॉक्टर, एज अ वैक्सीन स्पेशलिस्ट। आप ये यकीन करें कि इस वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके बच्चों के लिए मुज़र सेहत है। डेफिनेटली आप अपने करीब तरीन डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन हमें 5 साल तक, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 5 साल से कम बच्चों में होती है, आप ये याद रखिएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनको पैरालिसिस से, माजूरी से बचाने, क्योंकि ये क्योर नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, इससे सिर्फ महफूज रखा जा सकता है। और वो महफूज जो है दुनिया की सबसे महफूज वैक्सीन इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन या सैबन लाइक वैक्सीन कहते हैं। तो प्लीज़ मेरी डेफिनेटली सारे माएँ जितनी सुन रहे हैं, जितने वालिदैन इसको, या जितने भी हमारे बच्चों जिन घरों में 5 साल से कम बच्चे हैं, कि आप जब भी आपके पास टीम आए उनको जिस तरह आपने कहा कि एहतराम से बिठाएं और उनको अपना मोहसिन समझें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। और जब भी आपका बच्चा मिस हो जाए वैक्सीनेशन, तो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी से उनको ज़रूर वैक्सीन पिलाएं। 2 फरवरी से 9 फरवरी तक हम ये वैक्सीन घर घर पहुंचा रहे हैं इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे। 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक ये वैक्सीन घर घर पहुंचेगी। अगर आप अगर टीम नहीं पहुंची तो जो भी आसपास आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पे ज़रूर जाइए। अगर आप बच्चों को पार्क लेकर गए हुए हैं और वहां पर आप देखते हैं कि पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं, या रेलवे स्टेशन पर, या एयरपोर्ट पर, या बस स्टेशन पर, स्कूल में, एनीवेयर, सो प्लीज़ पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे बच्चों को ज़रूर पिलवाएं। अगर अपने आसपास देखें कि कोई नहीं पिलवा रहा, डू रिपोर्ट दैट, क्योंकि वो जो खतरा है वो सिर्फ उसके लिए नहीं, वो आप सब के लिए भी है। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है मिरिंडा, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, बेनाडोल, सेंसोडाइन, स्टिंग। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज से जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जेली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया कराया। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है। मैंने तो, मेरा मतलब है, मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला। जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे।
एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। तालीम के आलमी दिन पर PGCL लाया आप सबके लिए बच्चों की कहानी उनकी जुबानी। होने से पहले ही एडमिशन करा दो, होने से पहले ही सब कुछ पढ़ा दो, होने से पहले ही सब कुछ बना दो। मुझको जरा पहले होने तो दो, दिल खोल के थोड़ा रोने तो दो। तालीम के इस आलमी दिन पर आओ अहद करें कि तालीम के नाम पर बच्चों पे बोझ न बढ़ाएं, उन्हें अच्छे से पढ़ाएं। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल जो बज़ वर्ड्स हैं जिसमें AI का बहुत ज़्यादा हम जिक्र कर रहे होते हैं और हम उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कैसे डिजिटल स्पेसेस में, कैसे ई-कॉमर्स में, कैसे बिजनेसेस में आप AI को हम देख रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं, बट स्टिल हम जिसका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको टैप नहीं कर पा रहे। शायद एक वजह यह है कि अभी तक ना हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस है AI को लेके, अच्छा AI ये मुझे रिप्लेस ना कर दे। So, इस मामले में हालांकि इतनी हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि AI इट्स मैन मेड थिंग। हरकतें ठीक नहीं, अपने आप करतूत ठीक करें अपने। हाँ एग्जैक्टली। AI तो आपको सपोर्ट करेगी। दुनिया के साथ चलना सीखें, अपनी अपने स्किल्स पे काम करें। बहुत ज़रूरी है कि अप टू डेट रहें, दुनिया के साथ चलें। ये नहीं कि मैंने सन 0 में कुछ सीखा था तो आज तक 2026 में भी वही चलेगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, आपने ग्रो करना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दुनिया आगे आप पीछे, ये याद रखें, कोई आपके लिए रुकेगा। तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इमरान शाह काका खेल साहब ने, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस को AI के थ्रू थोड़ा बेहतर उनकी आउटपुट करने में मदद फराहम कर रहे होते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उन्होंने लॉन्च भी किए हैं, तो आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो हो सकता है कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ग्रेट। इमरान साहब, आपका अपना ये जो शौक़ AI को लेकर या अपनी दिलचस्पी जो पैदा हुई वो कैसे पैदा हुई? अच्छा, मेरा ये है कि जब मैं अपने एकेडमिक पाथवे पे चल रहा था तो वाइडली डिफरेंट थिंग्स हो रही थी, स्टैटिस्टिक्स और इंग्लिश लिटरेचर और फिर कंप्यूटिंग, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और HR और इंटरनेशनल मैनेजमेंट। मैं खुद भी हैरान था कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन वट एवर इट वॉज हैपनिंग। सो डिफरेंट डोमेन, वाइडली डिफरेंट, ठीक है। और फिर बिजनेसेस और UK, अक्रॉस UK एंड पाकिस्तान और ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन चैलेंजेस आ रहे थे। तो उस वक्त मतलब है जब बीइंग बेस्ड इन द UK, ये बहुत से बिजनेसेस रिलाई कर रहे थे डिजिटल इंफॉर्मेशन पे और वो ग्रो कर रहे थे, और उनकी स्पीड बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे थे या वही अप्रोचेस जो रिलक्टेंस होती है या उनके पास लागत की कमी होती है या वो फिर वो ये वरीड होते हैं कि हमारी जॉब चले जाए या नीड्स नहीं है या हम तो बस ठीक है एक कॉर्नर, स्ट्रीट कॉर्नर के शॉप्स हैं या बिजनेसेस हैं, तो
वो ग्रो नहीं कर रही थी। तो हमारा भी छोटा सा सेटअप था, समझ लें बैक इन 2007 एक वन मैन शो था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है 6000 प्लस फ्रीलांसर्स हैं मेरे यूके में, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूके गवर्नमेंट को। और फिर वही बिजनेसेस ग्रो करते करते हम पाकिस्तान में भी अपने ऑफिसेज, और इस वक्त हम यूएस में भी अपना सेटअप कर चुके हैं। तो जो यूके का बिज़नेस है और यहाँ उसको मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ ये सब कुछ? ये ऐसे हुआ कि जो बिज़नेस इंफॉर्मेशन का मेरा सर्टन टॉपिक था, और बाकी कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, और कुछ ये थी जो मेंटरिंग थी, उसको चलते चलते ये चीज़ हमने इन्विजिज की कि इस चीज़ जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जिस वक्त उस वक्त एआई का टर्म यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक, उसको यूज़ करना है ताकि हम वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, और वो बिजनेसेस पे ही इम्पैक्ट करेगी, और बिजनेसेस ही उससे सीखेंगे, उससे लर्न करेंगे, उससे ग्रो करेंगे। तो मैं खुद मतलब है इसको समझता हूँ कि मेरे बिजनेसेस को इसने ही सपोर्ट किया। अब इसमें मतलब है एक चीज़ में अगर आपको एक एग्जांपल इलस्ट्रेट कर लूँ, फॉर एग्जांपल एक शुरू में अगर आप मतलब है वे बैक आप चले जाएं, तो उसमें ये था कि एक लिटरेसी का एक चैलेंज हुआ करता था। बहुत से लोग रिलक्टेंट थे, वो यही कहते थे कि नहीं बस ठीक है, पढ़ के हमने क्या करना, हम जो मतलब है स्किल्ड है बस वही कर लेंगे, जो कर रहे हैं बस ठीक है, हमारा काम तो मतलब अभी भी बहुत से लोग यानी मतलब है इन 2026 में मतलब है नॉट लॉन्ग अगो, अबाउट अ वीक अगो प्रोबेबली आई स्पोक टू समवन, वो कहता है कि एआई से कुछ नहीं होना, मैं तो बिल्डर हूँ, मैं तो प्लम्बर हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे कुछ नहीं होना, ठीक है। और मतलब है बहुत से लोग और लोग से मैं बिजनेस मेंटरिंग करता हूँ या उसमें मतलब है वॉलंटरीली पार्टेक करता हूँ, तो उसमें यही आता है कि नहीं हमें नहीं ग्रो करना, बस ये हमारे लिए इनफ है। देखिए अगर 2-4 हज़ार और आ जाए आपके रेवेन्यू में, ठीक है, या 2-4 लोग और भी अपस्किल हो जाए, तो उसमें क्या है, जब आपने आवर्स तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है, तो बहुत से लोग इन चीज़ों को मतलब है, लेकिन ये है कि वो ग्रो कर ले। तो वो जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ कि मेरे बिजनेसेस ने ग्रो किया, और वही चीज़ मैं अभी आगे या बहुत से लोग और भी कर रहे हैं, ठीक है, और इसी को पे एजुकेट कर रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमीज़ है, जैसे हमारा मुल्क है, जहाँ हम मतलब है अब हमें बढ़ना है, पहुंचना है, और उस बहुत ज्यादा स्पीड से, तो हमने ये अडॉप्ट कम्पीट करना ऑब्वियसली। अच्छा, अगले 5 साल की अगर बात करें तो एआई किस तरीके से आपको लगता है कि बिजनेसेस को चेंज कर सकता है? अच्छा, मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो 10 साल पहले जो हमने आज के लिए नहीं सोचा, आज हम अगले 10 साल के लिए सोच सकते हैं, ठीक। एआई मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर किसी का मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप ले के उन्होंने वो, तो एआई अब लाजमी नहीं है कि आप इतने पैसे लगाएं कि अपने पोर्टल्स और अपने टूल्स क्रिएट करें, क्योंकि आपको मंथ्स लगेंगे और दुनिया आपसे बहुत आगे निकल चुकी होगी। तैयार मॉडल्स पड़े हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, आपने राइट वन चूज़ करना है, एपीआईज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उनको बहुत कम लागत होती है। फॉर एग्जाम्पल वो आप ले लेते हैं और वो आपको बता देगा कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे बिक सकती है, कितने लोगों ने बाई की है, कैसे आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये जब आप इन्फॉर्म डिसीजन आपको सेकंड्स में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है आपका, और अगर आप मतलब है आपको पता नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट की प्राइस लगा रहा हूँ क्या उसी प्राइस पे मेरे कंपटीटर्स बेच रहे हैं या उससे ज्यादा बेच रहे हैं, और आपको सेकंड में वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप अपना प्रॉफिट जो है वो कम कर लेंगे, ठीक है। मतलब है आप मैं सोच रहा हूँ कि 25% मैंने प्रॉफिट रखना है या 30% मैंने प्रॉफिट रख लेंगे, लेकिन जब मुझे पता चले कि मेरे कंपटीटर्स जो हैं वो उसको 10% प्रॉफिट या 5% पे रख के बेच रहे हैं, और उन्होंने 5000 4300 जो भी है क्वांटिटीज बेची हैं, तो मैंने तो उनको compete करना है। लेकिन अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन ना हो, अब मैं कहाँ जाके उसको कैसे मतलब है, उसमें वो टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, लेकिन ये टूल आपको सेकंड्स में बता देगा। फिर इसको कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से लोगों को आपने दिखाना है, कब दिखाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर, तो छोटे से छोटे बिजनेसेस जितने भी हैं वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं, और बहुत से और टूल्स भी अवेलेबल है जो बहुत से और इंडस्ट्रीज़ का वो उसको। कौन बेरोजगार हो जाएगा? बेरोजगार किसी ने नहीं होना, लेकिन देखें एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपस्किलिंग करें अभी से, ठीक है, और अपनी भी और एम्प्लॉयर्स की भी, बिल्कुल उनकी, और उनको
और जो फ्रीलांसर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको ये सोचना होगा कि क्या जूनियर डेवलपर रहकर फॉर एग्जांपल या फ्रीलांसर रहकर क्या मैं कंटिन्यू रख सकूंगा? नहीं, उन्होंने अपनी मतलब है सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी मतलब है इस चीज़ को समझना है कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मैं कैसे अपने स्किल्स बेहतर कर सकता हूं एआई, तो वो अपने शॉर्ट कोर्सेज कोर्सेरा से मुख्तलिफ और ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां वो कर सकते हैं। अगर उनको वो राउट अवेलेबल नहीं है कि एम्प्लॉयर या अब देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है कि वो मतलब है आपको 70,000 या इससे ज़्यादा सपोर्ट मतलब है फंडिंग करती है कि वो आप उस पर वो कोर्सेज कर सके, तो एक वाइडली अवेलेबल चीज़ है, ठीक है। आप मतलब है उसको अटेन करें, उसमें कर लें, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, या बहुत से और से प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन अभी से अपने तो फिर जॉब लूज नहीं होगी, फिर आप मतलब डिमांड्स आपकी हाई हो जाएगी। ओके, सही। और इसका मतलब है देखें बेरोजगारी नहीं है, अगर बस आपने उसको अंडरस्टैंड करके अपने आप पर काम करें। हाँ, नहीं करेंगे काम तो फिर तो सर तो फिर एआई है या नहीं है, तो वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए अगर हम कहते हैं कि कौन इम्पैक्ट किस पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो क्लरिकल स्टाफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एडमिन स्टाफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जूनियर डेवलपर टेक्निकल में जूनियर डेवलपर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एचआर पे, फ्रीलांसर्स पे, एचआर के जो यानी एडमिन स्टाफ अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हैं, रिसेप्शनिस्ट पे पड़ेगा क्योंकि चैट बोट्स आई हैं और वो मतलब है बोट बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल कर लेते हैं, राउटिंग कर लेते हैं, तो ये चीजें मतलब है इस पे, लेकिन वो किसी और मतलब है उसको लेके वो आप स्किलिंग कर सकते हैं और मजीद मतलब है उसमें निकाल कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज एचआर की आप बात कर रहे हैं, जो एडमिन स्टाफ की आप बात कर रहे हैं, वो क्या करें, किस तरीके से कर सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक सिस्टम उनको रिप्लेस कर सकता है कंप्लीटली, तो वो क्या करें? अच्छा, उसने क्या करना है कि उसने उस सिस्टम को समझने के लिए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, और उस सिस्टम में मजीद मतलब है एज यानी फॉर एग्जांपल उसने अपने आप में इन्वेस्टमेंट, देखिए वो जो हम कहते हैं ना कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, महद से लेकर लहद तक इसको जारी रहना चाहिए, और डू नॉट लेट एनी डे गेट पास कि वो आप उस दिन कुछ लर्निंग ना करें। स्क्रोलिंग में तो आपके 4 घंटे गुजर जाएंगे, मैं भी करता हूँ, तो मैं फिर कहता हूँ घंटे बाद क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ही रख दे, घंटे बाद कहते हैं अभी मतलब हो जाता है सबके, हमें तो 4-4 घंटे पता नहीं चलता। अच्छा, और फिर आप मतलब है फिर अब कहते हैं कि अगर इतनी देर में मैं कोई YouTube पे वीडियो देख लेता जो कि मेरे बिजनेस रिलेटेड है, मेरे मेंटरिंग रिलेटेड है, मेरे मतलब है जॉब रिलेटेड है, मेरे जो भी मेरे पास स्किल्स है, उसको देखें, ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो, उधर हम जा नहीं सकते, ठीक है। उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनके अपने चैनल्स होते हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, उनको तो देख सकते हैं। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके लेक्चर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, सेकंड्स में मिल जाते हैं। और कोई भी डेटा चाहिए, अब तो हमारे पास मतलब है बहुत से और टूल्स भी आ गए हैं, चैट जीपीटी का बहुत अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने गार्डन की एक पिक्चर ली, फ्रंट गार्डन की, और मैंने कहा इसको अच्छी तरह बना के मेरे पास में, ताकि मेरे पास आइडिया आ जाए। उसने पूरे मतलब है प्लांट्स ये सारे मुझे आइडिया दिए, और मैंने उसको ये बताया था कि चूंकि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के जो आप मतलब है आउटसाइड जो प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं वो दिखा दे, तो वो सेकंड्स में कर लेता है। तो अगर आपके जो क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सी चीज़ें, आर्किटेक्ट्स है फॉर एग्जांपल, वो भी इसी टेक्नोलॉजी को लाके अगर उसने 3 महीने में कोई आपको डिज़ाइन देना है या 5 लाख में देना है या 10 लाख में देना है, वो शायद आपको 50,000 में दे और आपको भी फायदा होगा कि, और वो शायद 1 दिन में दे अगर वो यही टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। अब एचआर वाले हैं फॉर एग्जांपल, अगर वो यदि मतलब है इन टूल्स को समझते हैं कि उन्होंने कैसे स्टाफ ट्रेनिंग की है, स्टाफ एवैल्यूएशन की है, परफॉर्मेंस की है, उनकी मतलब मुख्तलिफ की जो डेटा गैदरिंग है, डेटा प्रेजेंटेशन है, अब वो सिस्टम तो कर रहा है, लेकिन क्या उसको पता है कि कैसे उसको यूज़ करना है, कौन सी और चीज़ें अपने बिजनेसेस में लानी है, सजेस्ट करानी है मैनेजमेंट को, ताकि वो ले आए और उसकी जॉब जारी रहेगी। ओके, बैंकिंग हो, फिनटेक हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि अगले 5-10 सालों में इस पर किस तरह से इम्पैक्ट आएगा, या फौरी तौर पर अगर उन्हें फ़वाइद हासिल करने हैं एआई के, सो व्हाट शुड दे डू? देखिए, अब बैंकिंग में है फॉर एग्जांपल फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन है, फॉर एग्जांपल कहीं भी या फॉर एग्जांपल उसमें क्रेडिट स्कोरिंग है कि किसको कितने मतलब है, वो जो बैंकिंग अपने क्राइटेरियाज होते हैं वो सारे बहुत इजी हो जाते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ और इन टूल्स की वजह से। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें मतलब है चूँकि वो शायद मैनेजमेंट लैप्सेस होते हैं या जो भी हैं, हम
मल्टी टूल्स यूज करते हैं। अब इसमें ऐसे भी हैं कि वो आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और वन क्लिक पे देते हैं। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप वो जो रॉन्ग टर्न्स आप लेते हैं या रॉन्ग डिसीजन लेते हैं या लेट डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो आप प्रोएक्टिवली अच्छे डिसीजन और राइट डिसीजन ले सकेंगे। और जितने भी टेक सेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आपके गारमेंट्स इंडस्ट्री हैं या जितने बाकी हैं, जो फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्रीज हैं, वो भी काफ़ी वाइज डिसीजन, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन है उनको, और वो राउटिंग है या मुख्तलिफ जो उनके कस्टमर्स हैं, कहाँ पे ट्रेड होती है, ये सारे डिसीजन वो ऑन टाइम ले सकते हैं। और जो कि आपने बहुत ज़्यादा काम ई कॉमर्स के साथ किया, आपने बहुत से प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए हैं। ई कॉमर्स को एआई ने कितना फ़ायदा पहुंचाया है पाकिस्तान में? अच्छा, ई कॉमर्स में अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं तो इसमें यह है कि हमें पता होता है कि फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में बिक रही है, ठीक है, और ट्रेंडिंग क्या है उनकी। उसमें फॉर एग्जांपल एक तो टॉप कैटेगरी होती है, फिर सब कैटेगरी होती है, फिर उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि उसमें कितने प्रोडक्ट कब और कैसे और कहाँ बिक रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब फिर उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है और उसकी ऑर्डरिंग की स्ट्रेटजी होती है। ये हमें कहाँ मिल सकते हैं? क्या ये लाहौर में मिल सकते हैं, कराची में मिल सकते हैं, या लाजमी मुझे चाइना जाना होगा? ठीक है, तो ये डिसीजन हमें मतलब है उसमें आसानी होती है कि वो लोग कहाँ से खरीद रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। यानी मतलब फॉर एग्जांपल मैं डिसीजन लेता हूँ, मुझे किसी ने बता दिया कि ठीक है अगर आप चाइना से लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा, तो फिर मुझे 30, 40, 50 डेज भी इंतजार भी करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, या वो ट्रस्ट भी करना होगा जो ब्लाइंड ट्रस्ट है। लेकिन अगर मैं लाहौर जाता हूँ, कराची जाता हूँ, लोकल मार्केट में, शायद वहाँ थोड़ा सा यदि मतलब है बहुत से डिसीजंस हैं वो आपको दे सकते हैं। या फिर वो राउट के वो अगर मैंने डायरेक्ट राउट से मंगवाना है, या फिर मैं दुबई वाला या कोई और राउट यूज़ कर लूँ और वो वहाँ से आ जाए तो वो जल्दी आ सकते हैं। तो बहुत से ये डिसीजन तो इन टाइम डिसीजंस होते हैं। फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है और सेल्स भी। सेल्स के लिहाज से मैं अगर यह बताऊं कि वो आपको फॉर एग्जांपल जो इनवॉइसिंग है या फिर आपकी ऑर्डर ट्रैकिंग है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो जाती है कि आपको पता होता है कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँच रहा है, किधर पहुँच रहा है। ये सारे मतलब है, एक तो मैनुअल सिस्टम होते हैं वो कुछ अरसे से इन यूज़ है, लेकिन ऑटोमाइज सिस्टम होते हैं। फिर उनके ऑर्डर्स की राउटिंग है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है आपका, और आपके पास पाकिस्तान भर से बहुत से और वेंडर्स ने अपना सामान रखा हुआ है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर किसका है, और पैक तो मैं कर रहा हूँ, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और कितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और ये सारी चीजें, तो सारी चीजों से पता। अच्छा, आखिर में जरूर बताएं ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो जिनका पोटेंशियल है नेक्स्ट 5 इयर्स एआई से रिलेटेड, जो कि अभी यंगस्टर स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, हर बिजनेस अक्रॉस द बोर्ड वो बेनिफिट लेगा। इसमें ये तो है नहीं कि मतलब है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या वो लर्निंग करेंगे और वो वेस्ट में जाएंगे, ठीक है। करनी चाहिए ज़रूर। चाहे एक पिज्ज़ा डिलीवरी शॉप है ना, ठीक है, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। वो शायद इस परसेप्शन में हो कि अगर हम मतलब है 4 पिज्ज़े बेच रहे हैं, ठीक है, तो बस हमारा बिजनेस तो चल रहा है। लेकिन वो डेटा जो वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि मेरा रेगुलर कस्टमर जो फ्राइडे नाइट को आता है और वो एक खास पिज्जा मांगता है और कभी मेरे पास होता है कभी नहीं होता, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वो बेनिफिट ले सकता है। और वो फॉर एग्जांपल बड़े इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक फैब्रिक इंडस्ट्री है, ठीक है, और वहाँ उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो देखते हैं कि कहाँ मतलब है कलर फेड हुआ है, क्या हुआ है मसला, ठीक है। अगर वो नॉर्मली वो इस तरह ट्रायंगल्स बनाते हैं, स्क्वायर्स बनाते हैं, फिर उसकी मतलब है मैनुअल वो होती है। लेकिन अगर एआई टूल्स में आप वो यूज़ कर लें, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वहीं जाए, वो जो उनकी ड्राइंग है वहीं से वो इन्फॉर्मेशन कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो बड़े लेवल पे भी हो सकता है और छोटे लेवल पे भी हो सकता है। प्लम्बर्स हो तो उनको भी पता होगा कि कहाँ काम करना है, कौन से आवर्स में काम करना है, डिमांड क्या है, बहुत सी चीजें हैं। तो ये जो नहीं कि सहूलत लेकर आएंगी। बात ये है कि आपने किसी भी फील्ड में अगर एक्सेल करना है, अगर आपका माइंडसेट है कि आपने आगे बढ़ना है, आपने ग्रो करना है, तो फिर कोई बहाना नहीं है। अब एआई ने बहुत सारी चीजें जो हैं वो आसान कर दी हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये ना सोचें कि हमें रिप्लेस कर दिया और ऐसा हो गया। देखिए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है।
ह्यूमन इंटेलेक्ट को वो कभी भी compete नहीं कर सकती। इंसान है जिसने उसे बनाया और इंसान है जो उसे ऑपरेट करेगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। नए स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। कमाल मतलब बाजी आप इनसे पूछ ले। मतलब इट्स गुड ब्रो। इज गुड ब्रो मतलब ये सीधा हिट करती है यार। हिट करती है मतलब क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। Very good performance. Music. Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी वाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। Love your skin.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल हम देखते हैं कि स्किन केयर को लेकर ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही होती है, लोग गाइडेंस ले रहे होते हैं, अपना ख्याल रख रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्किन का शुक्र है रखना शुरू हो गए ख्याल, और शुक्र है कि अब मर्द हजरात भी ख्याल रखना शुरू हो गए। सबको रखना चाहिए, लेकिन इसमें एक मसला भी सबीन है, वो ये है कि वो मर्द हों या ख़वातीन हों। इसमें ख़वातीन ज़्यादा इसलिए हैं चूँकि हम देखते हैं कि जैसी कोई ऐसी क्रीम या ऐसा कोई ऐड या ऐसी कोई डिजिटल मीडिया पे चीज़ आती है ना कि वो जी फलानी क्रीम आप लें और ये कील माँ से चाहिए ख़त्म, स्किन ग्लो करेगी, प्लम्प होगे, जादू पता नहीं क्या क्या। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद वो ऑर्डर कर देती हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं उस एक ऐड से। बाद में मालूम होता है कि वो तो डैमेज कर रही है आपको स्किन को। देखें वो शॉर्ट टर्म में देखा जाए, देखें उसके अंदर स्टीरॉइड है, मरकरी है, चीजें इस्तेमाल की जा रही होती हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। वो सिर्फ आपकी स्किन के लिए नहीं, क्योंकि आपकी ब्लड में भी जा रही होती है ना, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी मुतासिर कर रही होती हैं। सो अब वो जो फर्क होता है वो वक्ती फर्क तो वो देख ही रही होती है ना, अवेयरनेस नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये वो कहते हैं जी फलाने का तो रंग गोरा हो गया इससे, और फौरन से अब वो लॉन्ग टर्म तो चीज नहीं देखते, तो एक जो शॉर्ट टर्म सामने उन्हें रिजल्ट दिख रहा होता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं, लॉन्ग टर्म नुकसान उनको। इसमें चीज और भी है ना, जैसे कि शादी है अगर अपनी है या किसी के, तब भी आपकी कोशिश होती है ना कि फौरन से कोई आपको रिजल्ट्स मिल जाए, तब भी आप ऐसी क्रीम्स ऑर्डर कर लेते हैं। ईद आ रही है तो आप ऑर्डर कर लेते हैं, इंस्टेंट ग्लो चाहिए आपको। अब ऐसे में होता है कि गड़बड़ हो जाती है ज्यादा, तो फिर क्या करें? फिर आप सोचते हैं अच्छा जी अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर आपके माइंड में फौरन से क्या आता है जी एस्थेटिक्स महंगा होगा, इलाज महंगा होगा, ट्रीटमेंट्स बहुत कॉस्टली होंगे। ऐसे में आज जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे यूके बोर्ड से सर्टिफाइड एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है एस्थेटिक्स पर ही, और वो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ इलाकों में, दूर अफ्तादा इलाकों में, जिसमें ठट्ठा भी है, जिसमें चित्राल का इलाका भी है, और दीगर बहुत से इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया और वहाँ पर लोगों को गाइड किया, स्किन केयर से मुतालिक बताया, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो मुफ्त अद्वियात भी फराहम किए। ज़ाहिर है एस्थेटिक प्रोसीजर एक बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हाँ वो अद्वियात फराहम उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब फ्री मेडिकल कैंप लग रहा होता है और ऐसे इलाके में लग रहा होता है जहाँ पे लोग फिर फ़ौरन से वहाँ पहुँच भी जाते हैं और उनको गाइडेंस मिल जाती है, तो बाद में वो ख्याल भी रख पा रहे होते हैं। सो आज हम आपसे उनकी मुलाकात भी कराते हैं, चूँकि उन्हें अपनी खिदमात के इतराफ़ में वुमेन इन मेडिसिन अवार्ड 2025 और इस समेत बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। डॉक्टर दुआ अली खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। अच्छा, हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि ये ख्याल कैसे आया कि मुझे मुफ्त मेडिकल कैंप्स लगाने हैं? बिकॉज हम नॉर्मली देखते हैं जी एस्थेटिक्स को लेके ना वो बिजनेस है बिल्कुल। एस्थेटिक को लेके भी और स्किन का भी अब बिजनेस ही है। बात यह है कि देखिए जो रिमोट के इलाके होते हैं, जैसे चित्राल जैसा इलाका है, वहाँ पे लोगों को एक बेसिक डॉक्टर भी नहीं मिलता, एक बेसिक नर्स भी नहीं मिलता है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। सो मेरा चित्राल आना जाना काफ़ी लगा रहता था, तो आई हैव ऑलवेज सीन के चित्रालीस को जानते हुए एंड काफ़ी सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आई हैव नोटिस्ड कि वहाँ पे बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है। एक प्रॉब्लम जो चित्राल में सबसे ज़्यादा है वो ये है कि वो क्योंकि सर्दी वाला इलाका है तो वो लोग नॉर्मल बस पानी से जो है ना फेस वॉश करते हैं, ना सोप इस्तेमाल होता है ना फेस वॉश इस्तेमाल होता है। अब सबकी स्किन डिफरेंट होती है, कुछ किसी की एक्ने की होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी ऑयली स्किन होती है। अब आप सिर्फ सादे पानी से आप मुंह धो रहे हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कोमिडोन्स बनेंगे, एक्ने सीवियर एक्ने होगी, सनबर्न भी है, वहाँ पे सनब्लॉक भी इस्तेमाल नहीं होता। तो 12 साल के बच्चे जो है ना वो आएंगे और उनकी स्किन जो है ना वो पूरी लाल हुई है, लाइक जली हुई है। बिल्कुल ऐसा है। सो एक पॉइंट पे आई थॉट कि ठीक है, मैं लास्ट ईयर जब चित्राल गई थी तो मैंने जब डेटा कलेक्ट किया तो वहाँ पे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, दैट आई वोंट मेंशन, वो मेरी फील्ड के नहीं है, बट स्किन के भी बहुत सारे थे। तो मैंने कहा एटलीस्ट कोई एक तो करे, एक तो कदम बढ़ाए। जब कोई एक कदम बढ़ाएगा तो इम्प्रूवमेंट आती है। सो वहाँ पे जब हमने क्लिनिक, मैंने जब अभी रिसेंटली किया है 10 दिन पहले जब वहाँ पे क्लिनिक किया तो एक तो बर्फबारी बहुत थी, देन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट एरिया, क्योंकि चित्राल बेसिकली अपर एंड लोअर में डिवाइडेड है, तो वहाँ पे जो गाँव है वो 3-3, 4-4 घंटे दूर है। तो हमने एक इलाका है वो बहुत रिमोट इलाका है और वो पहाड़ के ऊपर है, उसका नाम है ब्रेप, वो अपर चित्राल की साइड पे पड़ता है। तो वहाँ पे हमने जो है क्लिनिक किया एंड उस वक्त वो शदीद बर्फबारी हो रही थी, बट वी स्टिल स्टेट कमिटेड कि भाई नहीं करना है मैंने। वहाँ पे यू वोंट बिलीव बट 300 से ऊपर के से ज्यादा पेशेंट्स थे
जब दे गॉट टू नो कि भाई फ्री क्लिनिक हो रहा है तो वी हैव टू गो, स्किन स्पेशलिस्ट आई हुई है। और मेजॉरिटी केसेस बच्चों के आ रहे हैं, बड़े लोगों की भी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, एंड दे आर कमिंग इन, दे आर सेइंग कि ये देखिए हमारे दाने हैं, हमने 1.5 साल से इसे ट्रीट ही नहीं किया है। क्योंकि देखिए आपके पास बेसिक फैसिलिटी तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है, अब बेसिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, हर कोई देखिए अफोर्ड नहीं कर सकता कि अब मेरे दाने आए तो मैं पेशावर चली जाऊँ या इस्लामाबाद चली जाऊँ ट्रीट करवाने। तो वो लोग उस चीज़ के साथ रह रहे हैं और वो चीज़ सीवियर हो रही है। सीवियर होने के साथ कभी कभार इफेक्ट्स ये भी होते हैं कि आपको स्किन के बहुत ही सीवियर मसले हो जाते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है। वहाँ पे भी ये एक मिथ है कि भाई हमें गोरा होना है, हमें मजीद गोरा होना है, गोरा होने के बावजूद मजीद गोरा होना है। एंड दे, मुझे अच्छे से याद है वहाँ पे एक बच्चा आया, वो बहुत छोटा था, 12-13 साल का, मुझसे आके कह रहा है कि आप मुझे प्लीज वो बताएं कि गोरा होने की क्रीम कौन सी है। 12 साल का बच्चा कह रहा है। एग्जैक्टली, मुझे खूबसूरत होना है, मुझे मॉडल बनना है, तो मुझे बस खूबसूरत होना है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का शिकार भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे बच्चे थोड़े से हैं, तो मैंने उस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए वहाँ पे बेसिक सेशंस लिए हेल्थ केयर के। वहाँ पे एक इलाका होता है ब्रोगिल, जो चाइना एंड पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे पड़ता है, वो फार फ्लंग एरिया है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनको समझो उर्दू भी ठीक से नहीं आती, ख्वार तो बहुत दूर की बात है, जिस चित्राली लैंग्वेज है, देन दे ऑल्सो डोंट हैव कॉन्फिडेंस उर्दू में बात करने का। सो हमने हॉस्टल में सारे बच्चे जमा किए वहाँ से बुला के, ब्रोगिल के 8 एंड 9 ग्रेड के बच्चे थे वो। एंड देन मैंने एक एक करके सबको ना कोशिश किया कि मैं उनको कॉन्फिडेंस दे सकूँ, एंड देन उनको भी स्किन गाइडेंस भी दी, क्योंकि उनको बहुत शौक था जानने का, क्यूरियस थे वो। तो ये एक चीज़ है, बट हाँ वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का इशू है, इनसिक्योरिटी है, वो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि स्किन के पर्सपेक्टिव देखें, अगर आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा और आप एड्स देख रहे हैं टीवी में, जिस तरह से हम देख रहे होते हैं अक्सर औकात के, ऐसी क्रीम्स बताई जा रही होती हैं, इंस्टेंट ग्लो एंड ऑल दैट, और ऑब्वियसली प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्किन केयर भी तो उस लिहाज से ज़रूरी है। अब जब लोग आए उसके बाद कोई फीडबैक आपको मिला, जब आपने उन्हें ट्रीटमेंट्स बताए, स्किन केयर बताई, उसके बाद फॉलोअप लिया? प्रेज तो बहुत ज़्यादा मिला है, एप्रिसिएशन तो बहुत ज़्यादा मिली है। और मैं आपको वही मेंशन करी थी, जो बच्चे ब्रोगिल से आए हुए थे उनको मेजॉरिटी यही मसला था, दानों का। क्योंकि मैंने जिन से भी पूछा, वो मुझसे आके कह रहे हैं हमारे दाने। अब 8 एंड 9 ग्रेड के बच्चे, कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतने सीवियर दाने हो? फोरहेड पे बहुत ज्यादा थे उनके। एंड देन मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी रूटीन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो कभी कभार मुंह भी नहीं धोते। एंड देन मुझे ये भी बात पता चली कि वो 5-5 दिन जो है, महीना अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो नहाते नहीं है। तो फिर डैंड्रफ, और डैंड्रफ वजह से भी हम देखते हैं फोरहेड पे ज़ाहिर है वो एक्ने आ जाती है। अच्छा, बॉल्डनेस भी बहुत ज्यादा है, गंजपन बच्चों में जी, बिकॉज वो एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड देन कोई केयर नहीं है ना उस लिहाज से। अच्छा, ये क्यों फॉरहेड पे, जब हम वैसे बात करते हैं फॉरहेड पे एक्ने अमूमन ज़्यादा होती है लोगों की, इसकी क्या वजूहात होती हैं? डैंड्रफ जब गिरता है तो वो जाहिर सी बात है, क्लॉक्ड पोर्स होते हैं। एंड देन आप बालों में काफ़ी सारे, अब तो खैर शहर के इलाकों में तो बहुत सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, सरम्स हो गए डिफरेंट, तो वो कभी कभार जो है ना, वो वैसे भी आपका जो हेयर लाइन का जो हेयर होता है ना, बेसिकली वो हेयर हेल्थ भी ठीक नहीं होती, स्कैल्प बेसिकली क्लीन नहीं होती। कोई हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, जिस अक्सर हम देख रहे होते हैं कि चिन पे है तो हार्मोनल इश्यूज, लिवर एंड देन किडनीज, बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। तो फॉरहेड के कोई हेल्थ डिफरेंट होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं, न्यूट्रिशन के मसले की वजह से होते हैं, मैल न्यूट्रिशन। चित्राल में मैल न्यूट्रिशन का बहुत मसला है, ग़िज़ाइयत प्रॉपर नहीं है, तो बहुत छोटा बच्चा, आपको 9 साल का बच्चा, उसको यहाँ पे गंजपन दिखेगा आपको। एंड देन आप जाहिर सी बात उसके साथ उसको ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात कोई सर्जरी भी नहीं कर सकते, सो वो चीज़ें हैं काफ़ी। और फार फ्लंग एरियाज में बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं आपको मेंशन करी थी कि चित्राल में जब क्लिनिक किया तो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं या जो फीमेल जो एल्डरली स्टाफ है, उनका भी यही मसला है कि बाल में गंजपन है, लाइक इधर उधर कहीं ना कहीं गंजपन है, देन दाना हुआ है तो उस दाने को ट्रीट नहीं किया तो वो दाना जख्म बन चुका है। ओके। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी आपने देखा, नॉट जस्ट इन चित्राल बट जहाँ जहाँ पे आपने कैंप्स किए, अपार्ट फ्रॉम द वेदर एंड अदर कंडीशंस, कि कोई फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करता रहा, आपके पास आया हो कि ये देखिए जी बेड़ा गर्क हो गया, किसी ने ब्लीच करवा लिया, किसी ने कोई ऐसा टोटका किया हो जिसने उसकी स्किन को ख़राब कर दिया, और फिर आपके पास आ गए हो कि डॉक्टर साहब ये देखें मेरे साथ क्या हुआ, जब हिस्ट्री तो मालूम हुआ कि आपने कुछ गलत किया था? इंटीरियर सिंथ क्या हुआ था? सो वहाँ पे गोरे होने की क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं, एंड देन जो भी आप इंटरनेट के ऊपर देख लो कि भाई आप ऐसा फला करें तो ग्लो आ जाएगा, फला करें तो चेहरा ऐसा हो जाएगा। सो दे हैव बीन यूजिंग इट एंड देयर वाज अ वेरी सीवियर केस, एक बहुत सीवियर केस था। वो बंदी तो लाइक लड़की तो बहुत छोटी थी, लाइक आई थिंक 25-26 की होगी। उसकी वालदा जो है मेरे पास आके बैठी, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी को दिखाना, आप प्लीज़ इनको सही कर दें। तो मुझे लगा कि एक नॉर्मल सा
वो होगा। मैंने जब देखा तो उनका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। अच्छा। उनको एक छोटा सा दाना हुआ, उस दाने पे आई थिंक उन्होंने कुछ गलत कोई क्रीम लगाई है तो वो इतना बन चुका था लाइक दिस, एंड देन वो एक सर्जरी से रिमूव हो सकता है। वो नॉर्मल आप देख भी नहीं सकते थे, वो इतना सीवियर था। ये कोई घरेलू टोटका किया था उन्होंने कोई जी घरेलू टोटके के अलावा उन्होंने क्रीम भी कोई इस्तेमाल की थी। सो हम देखते हैं ना आजकल इंटरनेट पे आ जाता है जी, पता नहीं हाइड्रोजन लगा लें, लीक आई डोंट नो लिक्विड हाइड्रोजन और समथिंग। नहीं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हाइड्रोजन और इन सारी चीजों की। ये कह रहा हूं कि आजकल हम देखते हैं ना कि ऐसे आ जाते हैं और आप गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कोई गोरा होने की क्रीम लगाई थी और इसके अलावा उनका कोई सिंधी कोई टोटका भी था इंटीरियर सिंध में, उन्होंने वो इस्तेमाल किया था। पहले वो किया था तो उन्होंने कहा उससे दाना ठीक नहीं हुआ, वो जख्म बन गया, लाल हो गया, इन्फ्लेमेशन आ गई। देन उसके बाद उन्होंने कोई क्रीम इस्तेमाल करी, वो क्रीम से वो दाना मजीद खराब हो गया, बट दे डिड नॉट ट्रीट इट, इमीडिएट नहीं ट्रीटमेंट मिला, तो इसकी वजह से वो बड़ा हो गया और वो इतना बड़ा था कि चेहरा खराब हो चुका था। सर्जरी के थ्रू जाहिर उसको ट्रीट करना। जी, बट वो तैयार नहीं थे कराची आने के लिए, तो वो वहीं तक रहा, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी, उन्हें रेफर भी किया था, एंड देन क्या कहते हैं, फिर मैंने अपने सीनियर डॉक्टर को रेकमेंड कर दिया था। तो देखिए अवेयरनेस की बात है यहाँ पे कि आपको पता ही नहीं, अगर आप एक्सपर्ट से नहीं पूछ रहे, आप खुद से क्रीम्स लगा रहे हैं, दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट्स हैं हर चीज़ के, और वो साइड इफेक्ट फिर ये एक केस आपके सामने है। उनका एक ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास पैसे नहीं है, सो डॉक्टर हम नहीं जा सकते, तो फिर मैंने उनको एक सीनियर डॉक्टर से रेकमेंड किया था, हु इज़ अ सर्जन, तो उनको रेकमेंड किया था, तो होपफुली चले अल्लाह करे कि अभी चीज़ जो है वो ठीक हो चुकी हो, वी रियली होप। रोज़ेशिया के कितने केसेस होते हैं, क्योंकि फार्मूला क्रीम्स के साइड इफेक्ट्स जो डॉक्टर्स बताते हैं वो रोज़ेशिया की सूरत में जो लॉन्ग टर्म हम देखते हैं वो सामने आते हैं। डिफरेंट केसेस हैं, बट डेफिनेटली है, उसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, एक्जिमा की बहुत है। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में करें, जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं, रिमोट वैलीज होती हैं, उधर ये कम, और सनबर्न बहुत ज़्यादा है, लाइक चेहरा जल चुका होता है, एंड देन इसके अलावा एक्नी बहुत सीवियर लेवल की होती है, और वो 2-3 सालों से चल रही है, वो ट्रीट भी नहीं हो रही होती। सो और एक और ड्रॉबैक ये भी है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर चला भी जाए तो वो जाहिर सी बात है अपनी ओपीडी चार्ज करता है, तो वो दे कैन नॉट पे 1000-1200 सब। तो जब उन्हें ये बात पता चली कि फ्री है, तो वो आप समझे, वो जितनी भी सर्दी थी, स्नोफॉल था, सब भागते हुए आ गए कि बस फ्री है तो वी हैव टू, एंड देन हमने मेडिसिन भी वी ट्राइड कि उनको फ्री ही मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, आप पहाड़ों में रहने वाले, स्पेशली चूँकि आप चित्राल की अगर बात कर लें, आपने वहाँ देखा, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली देख कर आई हैं, ठीक है, वो एक जनरल हाइजीन का भी इशू है, मुंह धोना, एंड सन ब्लॉक तो बहुत बाद की चीज़ है। इज दैट द ओनली थिंग, सन ब्लॉक जो कि अगर हम लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं, स्पेशली जब हम पहाड़ों पर जा रहे हैं या वहाँ रहते हैं, तो चीज़ें बेहतर रहती हैं? देखें, सनस्क्रीन की भी टाइप होती है ना, बिल्कुल ऐसे SPF जो वहाँ रिक्वायर्ड होगा, SPF तो वहाँ पे 90+ रखना है। इट्स अ वेरी हाई SPF, बट दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका, हाई एल्टीट्यूड है, तो वो इट्स नॉट शहर वाली बात है, तो वो आपको SPF ज़्यादा रखना पड़ता है। सूरज की धूप भी बहुत ख़राब आती है, तेज़ होती है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हाइजीन का जहाँ पे मसला है वो ये है, क्योंकि वहाँ पे एक मिथ है, सिर्फ चित्राल का मिथ नहीं है, हर जगह का मिथ बन चुका है रिमोट एरियाज़ में, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज की वजह से, कि हमें मुँह धोने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो वहाँ पे सर्दियों में जब बर्फबारी पड़ती है, जैसे अभी मैं -25 में क्लिनिक करके आई हूँ। -25 में? यस। रज़ाई पहन के गई थी? आप चेक कर सकते हैं, -25 था। नहीं, -25 इज टू मच। इट वाज टू मच, यस, लेयर अप। सो मैं एक्चुअली थोड़ी यूज टू, बिकॉज मैं खुद भी KPK लाइक उस साइड की हूँ, तो इस वजह से। सो वहाँ पे क्या कहते हैं, हाइजीन का इशू इस वजह से क्योंकि मिथ है, हमें मुंह धोने की जरूरत नहीं है। आप जब मुंह नहीं धोएंगे, कब तक नहीं धोएंगे? वो मेकअप करते नहीं है, कोई क्रीम लगाते नहीं है, तो उनको लगता है हमें मुंह धोने की जरूरत नहीं है। आप बाहर से गए, आप डस्ट लेकर तो आ गए अपनी फेस पे, अब जब आप उसे क्लीन नहीं कर रहे हो तो वो क्लॉक पोर्स बन जाएंगे, बनते वो इन्फ्लेमेशन होगी, एक्नी गंदी हो जाएगी, लाइक डर्ट तो रहेगी ना आपकी स्किन के ऊपर। अब वो बड़े भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, छोटे भी वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, देन इवेंचुअली वो केसेस सीवियर हो जाते हैं। देन वो कहते हैं हमें कोई ऐसी मेडिसिन बता दें जिससे हमारे दाने ख़त्म हो जाए। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती, इट्स अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। मैंने जब 2-3 लोगों को जब ये रेकमेंड तो सभी को किया था सन ब्लॉक का, बट मैं 2-3 स्पेसिफिक लोगों की बात करी, मैंने उनको कहा कि आप SPF 90+ यूज़ करें ना, तो वो मुझसे कह रहे हैं ये कब तक यूज़ करना है। वो उसको दवाई समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने मुझसे कहा, एक लड़की ने मुझसे कहा कि ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी इसके बाद।
आई सेड आपको ये रूटीन है, ये स्किन केयर है। स्किन केयर रूटीन पे ज़ाहिर है आपने थोड़ा गाइड भी किया। अब डॉक्टर साहब ज़ाहिर है देखें जो फ्री क्लिनिक्स हैं ज़ाहिर एक बहुत इनिशिएटिव तो है लेकिन हर वक्त ज़ाहिर किया नहीं जा सकता, सस्टेनेबल उस तरह से नहीं है। सो क्या कोई टेलीमेडिसिन के हवाले से आपने कोई काम किया हो या सोचा? बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं, अब इंटरनेट तो ज़ाहिर है, लोगों की रसाई भी है स्मार्टफोन तक, वो इस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। आप -25 में ना जाना पड़ेगा आपको और मशवरा पहुंच जाए। ये चीज़ हमने सिर्फ सिंध की विसिनिटी में की है, इंटीरियर सिंध की। मेरी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं डिफरेंट स्पेशलिटी के। कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी है, स्किन वन, यस, कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी है, कोई डीपीटी है विच इज़ अ फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, कोई आई के उससे है, कोई हार्ट के उससे, कोई जर्नल मेडिसिन है। सो वी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स थॉट कि देखें इंटीरियर सिंध में लोगों को इंटरनेट तो है एक्सेसिबल, बट उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, राइट? वो अक्सर बस सोशल मीडिया ही यूज़ करते हैं। सो अगर हम कोई ऐप या वेबसाइट क्रिएट करते भी तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, तो वी केम अप विद द आइडिया कि हम हेल्पलाइन नंबर लाते हैं, एक नॉर्मल हेल्पलाइन नंबर जैसे मैंने किसी को फ़ोन करना है उस तरह। सो वो नंबर हमने समझे 3-4 महीने तक ऑन रखा एंड 3-4 महीने तक हमने इंटीरियर सिंध में काफ़ी सारे केसेस जो हैं ट्रीट किए फ्री। एग्जैक्टली, वी यूज टू कॉल देम, मतलब हमें वो खुद कॉल करते थे और वो हमें बताते थे कि मैम ये मसला है। उसमें कुछ डेंटल के केसेस भी थे, तो हमने कोलैबोरेशन करी कराची में डेंटल क्लिनिक्स के साथ। उन्होंने फर्स्ट जो कंसल्टेशन है वो फ्री में दी, उसके बाद जाहिर सी बात है दे हैड टू चार्ज। तो ये हमने 2-3 महीने तक काम किया है। इट वाज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड केयर कनेक्ट। ओके, सो बिल्कुल ऐसी किया है, लेकिन चित्राल और बाकी इलाकों में अभी तक वी आर ट्राइंग इंशाल्लाह, बट अभी तक नहीं क्योंकि वहाँ इंटरनेट का भी इशू है। नहीं चलें, थोड़ा भी मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा भी अगर चेंज ला सकते हैं, और अगर इतने सारे पेशेंट्स में से कोई वन टाइम भी किसी मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है या किसी को स्किन केयर की समझ आ जाती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आखिर में ज़रूर बताएगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की ना कि चलें ऑयली स्किन वाले हैं वो भी चलें फेस वॉश कर लेते हैं ओवरऑल। मैंने ड्राई स्किन वालों को अक्सर देखा है कि अगर मेकअप भी यूज़ करते हैं तो बस वो मेकअप रिमूवर्स जो मिलते हैं टिश्यूज़, बस वेट टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे बस वो मेकअप रिमूव कर देते हैं और उसके बाद पानी से सिंपल फेस वॉश को कहते हैं। फेस वॉश जो है वो सूट नहीं करता, क्या ये भी ठीक है रूटीन? आई हैव अ ड्राई स्किन, आई हैव अ वेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन। सो ड्राई स्किन रिमोट एरियाज में भी बहुत होती है और मेजॉरिटी ड्राई है, तो आपको क्लेंजर यूज़ करना पड़ता है, या तो फॉर्म बेस्ड या जेल बेस्ड। नॉर्मल आप जैसे मेजॉरिटी जो फेस वॉश आपको मार्केट में मिलते हैं वो ऑयली स्किन के होते हैं जिसको इस्तेमाल करने से मजीद ड्राई हो जाती है, तो यू हैव टू यूज़ अ सर्टेन टेक्सचर का कहें तो वो क्लेंजर जो होता है, क्लेंजर इस्तेमाल करें लेकिन जेल फॉर्म, तो वो हाइड्रेटेड रहता है। नहीं, आपको वाइप जो वो होते हैं मेकअप के जो होते हैं, यू डोंट हैव टू यूज देम क्योंकि उससे कहीं ना कहीं डर्ट रह जाएगी आपकी मेकअप की। सो द बेटर थिंग इज कि आप क्लेंजर यूज करें, क्लेंजर के बाद एक स्लीपिंग मास्क इस्तेमाल कर लें अगर रात में सो रहे हैं, हाइड्रेटिंग मास्क, या फिर एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, देन अगेन वो भी जेल फॉर्म में, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। अगर आप सिंपल से सिर्फ टिश्यूज जो वाइप आती हैं उनसे क्लीन करने के बाद पानी से वो कर रहे हैं तो वो दाने डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे, पोर्स क्लॉग हुए होंगे। Exactly. सो आपने अगर आधा घंटा या पौना घंटा लगाया मेकअप में तो फिर 2 मिनट मुंह धो भी लें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।